हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स के इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ में एक नए कॉन्सेप्ट द रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस रेटेक्स हाइपोथेसिस के साथ मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम समझते हैं कि रेटेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है और रेटेक्स क्यों प्रचलन में आया और रेटेक्स से पहले कौन कौन से व्यूज़ ऐसे थे जो कि चलते थे। चलिए हम देखते हैं और बात करते हैं 1930 के दशक की। हम जानते हैं 1930 के दशक में केन्स का इकोनॉमिक्स, जो केन्स की एक बुक आई थी द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें जितने भी जनरल थियोरीज दी थी उन सिद्धांतों के आधार पर जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया था उसको हैंडल किया गया था। तो उस समय केन्स का जो इकोनॉमिक्स था वो बहुत ही प्रचलन में था और उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी उस समय की बहुत ही बड़ी भयंकर समस्या थी। अब बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ उस समय हम जानते ही हैं कि युद्धोत्तर काल में क्या होता है, जब युद्ध होता है उसके बाद की स्थिति में, क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल लो लेवल पे होता है तो डिमांड एज इट इज़ बनी रहती है और सप्लाई उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो प्राइसेस बूम करती है और प्राइसेस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इन्फ्लेशन की कंडीशन हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आई। हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 60 के दशक की। 1960 के दशक की यदि बात करें तो फिर एक बार हमें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ा। एक प्रॉब्लम तो हमारे सामने थी इन्फ्लेशन की और सेकेंड प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हुई और वो प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इसके बाद 60 के दशक की बात करें तो हमारे सामने 60 के दशक और इसके बाद की बात करें तो दो मेजर प्रॉब्लम आई और वो दो मेजर प्रॉब्लम कौन कौन सी थी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी थी इन्फ्लेशन। हमने फिलिप्स कर्व पढ़ा है, हम जानते हैं कि फिलिप्स कर्व में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इनके बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे ही मनी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे स्फीति बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाता है या रोजगार की दर बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें दोनों ही एक साथ बढ़ रहे थे, बेरोजगारी का भी बढ़ना और इधर से स्फीति का बढ़ना। तो ये प्रॉब्लम ऐसी थी जिसे किन्स का इकोनॉमिक्स हैंडल नहीं कर पाया, किन्स की जो थियरीज थी वो इसे हैंडल नहीं कर पाई और ऐसी कंडीशन को कहा गया स्टिकफ्लेशन, गतिहीन स्फीति। स्फीति के साथ साथ में बेरोजगारी यदि बढ़ती है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, गतिहीन स्फीति। आगे देखिए स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन का क्लियर मीनिंग ध्यान में आ गया होगा आपको कि मनी इन्फ्लेशन के साथ साथ यदि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, अर्थात अपन कह सकते हैं जब इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दोनों ही एक साथ पॉजिटिव वे में होती है तो इसे हम स्टैगफ्लेशन कहेंगे। तो स्टैगफ्लेशन नीति निर्धारकों और अर्थशास्त्रियों के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती, एक सबसे बड़ा चैलेंज बन गई उस समय। और क्यों बना, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि किन्स का इकोनॉमिक्स इस रेफरेंस में बिल्कुल मौन था, बिल्कुल चुप था, कोई इसका सलूशन नहीं था। अब उसके कारण क्या रहे होंगे तो उन कारणों की चर्चा भी अपन आगे करेंगे। अब जब किन्स का इकोनॉमिक्स इस बारे में बिल्कुल मौन था तो ऐसी स्थिति में नए सिद्धांतों की ज़रूरत हुई, नए मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी की ज़रूरत पड़ी और वही थ्योरी हमारे सामने रेटेक्स के रूप में सामने आई। अब ये रेटेक्स क्या है उसे आगे देखेंगे अपन। हम बात करते हैं 1961 में जॉन मूथ ने रेटेक्स परिकल्पना को दिया था। सबसे पहले ये विचार जो दिया था वो किसने दिया था, जॉन मूथ ने दिया था, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता था। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो कि इनके जो व्यूज़ थे उससे संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए और 10 सालों तक इस पे कोई विचार नहीं किया गया, इनएक्टिव रही ये थियोरी। लेकिन 70 के दशक की बात करें तो 70 के दशक के आरंभ में बात करें तो रॉबर्ट ल्यूकास एंड टी सार्जेंट दो इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इस पर पुनर्विचार किया और इसको अच्छे तरीके से उपयोग में लेके समष्टि आर्थिक सिद्धांतों के रूप में एक रेटेक्स परिकल्पना को नए सिरे से पेश किया और ये पूरा क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट लुकास और टी सार्जेंट को। और इसका अर्थशास्त्र की जो नीतिगत समस्याएं हैं, जो नीति निर्माण है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाने लगा। तो क्लियर हो गया
कि रेटेक्स परिकल्पना का विचार किसने दिया, तो जॉन मूथ ने, लेकिन अच्छे तरीके से इसको विकसित करने का और इसे आगे बढ़ाने का क्रेडिट किसको जाता है, तो रॉबर्ट लुकास एंड टी सार्जेंट, और मेजर अपन बात करें तो रॉबर्ट लुकास को जाता है। देखिएगा, रेटेक्स की बात करें तो रेटेक्स 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में 1970 के दशक की बात करें तो उसमें आई एक बड़ी थियोरी थी, एक नई थियोरी थी। और ये थियोरी क्यों आई, तो इसका रीज़न स्टार्ट में ही बता दिया। अपन यूएसए ब्रिटेन की बात करें, यूएसए और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे दो प्रॉब्लम एक साथ जनरेट हुई थी, और वो थी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ पॉजिटिव वे में चलती है तो उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन को हैंडल कौन नहीं कर पाया, किन्स नहीं कर पाया था। तो उसके हैंडल न करने के कारण एक नई थ्योरी सामने आई, और वो नई जो थ्योरी थी वो रेटेक्स थी। रेटेक्स किसने दी, तो जॉन मूथ ने, लेकिन विकसित करने का और उपयोग में लेने का, समष्टि अर्थशास्त्र में उपयोग में लेने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट लुकास को जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है डेफिनेशन फॉर्म में यदि अपन बात करें तो जो इकोनॉमिक एजेंट है, एजेंट की बात करें तो अपन लेबर की बात कर सकते हैं, उधर से फर्म की बात कर सकते हैं। तो लेबर और फर्म की बात करें तो अपने पास जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हैं जो सुसंगत हो, जिस भी बारे में वो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे रिलेट करने वाली जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके आधार पर वो सर्वोत्तम संभव पूर्वानुमान फोरकास्टिंग बेटर तरीके से कर सकते हैं। इनका क्या मानना था, जो रेटेक्स परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसका ये मानना था कि जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो फर्म इंडस्ट्री हो, वो क्या करती है कि जो भी एक्सपेक्ट करना है, जिस बारे में एक्सपेक्ट करना है, उस बारे में सारी सूचनाएं वो कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर वो फोरकास्टिंग करते हैं। अब लुकास से पहले की यदि बात करें, जब ये थियरी नहीं आई थी, जो रेटेक्स है वो परिकल्पना चर्चा में नहीं आई थी, तो इससे पहले क्या था। इससे पहले की बात करें तो मनी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के परस्पर संबंध की यदि हम बात करें तो उसको कौन किसके द्वारा अपन ने प्रदर्शित किया था, फिलिप्स कर्व के माध्यम से, कि बेरोजगारी यदि बढ़ती है इसका मतलब मनी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और यदि बेरोजगारी कम होती है इसका मतलब मनी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो द इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी इन्फ्लेशन। जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसके अंतर्गत यदि अपन बात करें कि जो भी इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, वो एजेंट क्या करते हैं, उनके पास जो समस्त सूचनाएं हैं उनके आधार पर अपने निर्णय और पूर्वानुमान नहीं करते थे, और इसीलिए वे प्राय अपने निर्णय और पूर्वानुमानों में प्राय बार बार गलती करते थे। रेटेक्स से पहले की हम बात करें तो उनका मानना था कि जो भी इकोनॉमिक एजेंट है, चाहे वो लेबर हो चाहे फर्म्स हो, उनके पास में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नंबर एक, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उस आधार पे वो फैक्ट फोरकास्टिंग नहीं कर पाते थे, और अपने जो पूर्वानुमान है, जो फोरकास्टिंग है, उनमें बार बार गलतियां करते थे और उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती थी। अब फिलिप्स कर्व की बात करें, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है फिलिप्स कर्व, या रेट ऑफ इन्फ्लेशन बताया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे मैंने रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताया हुआ है। तो दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा आप। यहाँ नेगेटिव स्लॉप्ड पीसी है, फिलिप्स कर्व नेगेटिव स्लॉप्ड है, क्योंकि इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। जैसे यहाँ अपन बात करें, माना कि ये 1% की बात करें कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 1% है, वहाँ पे बेरोजगारी की दर 3% है। जैसे ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वहाँ पे बेरोजगारी की दर घटती है और 2% हो जाती है। और ठीक अपन बात करें कि यदि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3% हो जाए तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट घट के 1% हो जाती है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में विलोम या विपरीत संबंध पाया जाता था। लेकिन ये थियोरी फेल इसलिए हुई क्योंकि हमारे सामने दो मेजर प्रॉब्लम जो आई थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी थी मनी इन्फ्लेशन। जब दोनों ही समस्या एक साथ आई, एक तरफ मुद्रास्फीति का बढ़ना और दूसरी तरफ बेरोजगारी का बढ़ना, तो इस थियोरी ने इस पीसी कर्व की जो थियोरी थी उसको थोड़ा फेल कर दिया। जो फ्रीडमैन की थियोरी थी दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व की बात करें
जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड था। अब हम बात करते हैं 1970 और 80 के दशक के प्रारंभ की बात करें, क्यों ये मिथ्या जो थी वो टूटी। हम बात करते हैं 1970 के दशक में, मैंने पहले भी बताया था आपको, यूएसए और ब्रिटेन की बात करें, जहाँ पे मनी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था। ये एक ऐसी विचित्र घटना थी जो पहली बार सामने आई थी जब दोनों ही पॉजिटिव वे में बढ़ रहे थे। अब क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम को न तो किन्स हैंडल कर पाया, नंबर एक, न तो किन्स हैंडल कर पाया और न ही इसको पीसी मॉडल हैंडल कर पाया। तो दोनों ही थियरी यहाँ पे फेल हुई, न तो पीसी के द्वारा बताया जा सकता था और न ही किन्स के द्वारा, क्योंकि किन्स तो इस बारे में बिल्कुल मौन थे। तो ऐसी कंडीशन को नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन। आगे चलिए, तो रेटेक्स से पहले ऐसे कौन से व्यूज़ थे जो चलते थे। हम बात करते हैं रेटेक्स से पहले कि फर्स्ट था एनिमल स्पिरिट और सेकंड इज़ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। फर्स्टली अपन बात करते हैं एनिमल स्पिरिट्स की। एनिमल स्पिरिट्स जिसको हम कह सकते हैं केन्जियन थ्योरी, केन्जियन इकोनॉमिक्स में एनिमल स्पिरिट्स को माना जाता था कि किन्स ये मानते थे कि जो भी फोरकास्टिंग वगैरह होती है ये एनिमल स्पिरिट्स बेस्ड होती हैं, कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक एजेंट है वो इतने रेशनल नहीं होते हैं कि वो फोरकास्टिंग सही तरीके से कर पाए। तो किन्स का मानना था कि जो फोरकास्टिंग होती है वो इतनी रेशनल नहीं होती है और उनके पास में इतनी इंफॉर्मेशंस भी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, रेटेक्स से पहले दो विचार थे, एनिमल स्पिरिट जो कि किन्स बेस्ड था और दूसरा था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, एडॉप्ट किया हुआ। एडॉप्ट किससे करना, जो पास्ट में हुआ है उससे एडप्ट करना। तो चलिए हम देखते हैं एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या था। अब एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन नाम से ही क्लियर है, एडॉप्ट किया हुआ था। एडॉप्ट किससे, जो पास्ट में क्या हुआ। जैसे हम कोई भी फोरकास्टिंग करते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, तो पास्ट में ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होने के चांसेस रहेंगे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो रेटेक्स सिद्धांत से पहले जो सिद्धांत चले थे वो दो सिद्धांत थे। एक तो किन्स की थियरी थी जिसको अपन एनिमल स्पिरिट कहते हैं, पशुओं की भांति काम करना, कि जो न तो रैशनैलिटी होती है उनमें और न वो सही तरीके से फोरकास्टिंग कर पाते हैं। जबकि दूसरी थी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि हम पहले एडोप्ट की हुई जो पास्ट में हुआ है उसके बेस पर हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हम एक्सपेक्टेशन की बात करें, एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो भी हमारे पास में पहले से इन्फॉर्मेशन है या पास्ट की इन्फॉर्मेशन है या हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं प्रेजेंट और पास्ट की इन्फॉर्मेशन के बेस पे, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्ट करना, कि पास्ट और प्रेजेंट में हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उस बेस पे फोरकास्ट करने को हम एक्सपेक्ट या एक्सपेक्टेशंस या प्रत्याशाएं कहते हैं। अब पूर्वानुमान की बात करें तो ये भूत की प्रवृत्तियाँ, मतलब पास्ट में क्या ट्रेंड रहा और साथ ही साथ वर्तमान में हमारे पास में क्या इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं उस बेस पे हम फोरकास्ट करते हैं। अब किन्स की प्रत्याशाओं की महत्ता के बारे में बात करें तो किन्स ये तो मानता था कि जो एक्सपेक्टेशन है वो अपनी इम्पोर्टेंस तो रखती है, लेकिन वो इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि और न ही इसको डिसाइड कर पाए कि इन्हें कैसे बनाया जाए, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो केन्स का जो थ्योरी है उसको इसी वजह से अपन कह सकते हैं कि एक एनिमल स्पिरिट्स को वो मानते थे। अब हम बात करते हैं कि मॉडल फॉर्मेशन में एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो हमने अभी चर्चा की एनिमल स्पिरिट्स क्या है और दूसरा है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, जो किसने दिया था, 1956 केगन एंड 57 नेरलॉव। तो केगन और नेरलॉव के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, जो एक्सपेक्टेशन दिए गए थे, जिसका नाम था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, ये किस बेस्ड थे, पास्ट में क्या हुआ उस बेस पे प्रेजेंट में फ्यूचर को फोरकास्ट करना। प्रेजेंट में ये देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ और पास्ट के बेस पे फ्यूचर को फोरकास्ट करने को हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन कहते हैं। किसने दिया था, ध्यान रखना है, केगन और नेरलॉव ने दिया था। अब हम देखते हैं कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं। इसकी बात करें तो जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो भविष्य की स्फीति दरों की प्रत्याशाओं का निर्माण करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, और वो किससे करेंगे,
पहले जो अनुभव हुए हैं, पास्ट में क्या हुआ, उस आधार पर वो फ्यूचर में क्या होगा उसको डिसाइड करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि वास्तविक स्थिति मतलब रियल जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से थोड़ी डिफ़र करती है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस में करेक्शंस करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एजेंट है वो रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो पास्ट के बेस पे करते हैं, फोरकास्टिंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी फोरकास्ट वो पास्ट के बेस पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रियल इन्फ्लेशन है और जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। और इस डिफरेंस को वापस ठीक करने के लिए यदि वे अपनी एक्सपेक्टेशन में संशोधन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिक एजेंट है, जो लेबर फर्म्स वगैरह हैं, वो रेशनल व्यवहार नहीं करते हैं, विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। हम बात करते हैं फ्रीडमैन के दीर्घकालिक फिलिप्स कर्व की। मैंने बताया था पहले भी कि एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी को पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं फ्रीडमैन के दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व को। इसका एक आगे मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि रेशनल एक्सपेक्टेशन एंड फिलिप्स कर्व। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि फ्रीडमैन का जो विश्लेषण है वो किस पर आधारित है, एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस पर। चलिए हम देखते हैं रेटेक्स क्या है। अब वापस आते हैं रेटेक्स पर। अब रेटेक्स की बात करें तो एक इकोनॉमिक एजेंट अपने पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उसका उपयोग करके कीमत और आय आदि आर्थिक चरों के बारे में फोरकास्टिंग करता है और एक्सपेक्टेशंस को उनका फॉर्मेशन करता है, जिसे कहा जाता है रेशनल एक्सपेक्टेशन। रेटेक्स, RAT का मतलब होता है रेशनल और EX का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। अब ये सूचना विशेषकर मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों जैसे चरों को सम्मिलित करती है। इस पर भी एक वीडियो अपलोड होगा कि रेशनल एक्सपेक्टेशन एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी पे, या उससे उसका क्या रिलेशन है और किस तरीके से एक दूसरे को ये अफेक्ट करता है, या रेशनल एक्सपेक्टेशन है वो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को किस तरीके से प्रभावित करता है। इस तरह यदि हम बात करें तो प्रत्याशा बनाने वाले ये मानते हैं कि आर्थिक एजेंट को भविष्य की घटनाओं के बारे में पूरी और सही जानकारी होती है। ये कौन मानता है? रेटेक्स परिकल्पना मानती है कि इनको सही जानकारी होती है। तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एजेंट है वो रेशनल होते हैं। हम बात करें कि इकोनॉमिक एजेंट है वो नंबर 1 रेशनल होते हैं और उनके पास में सारी संबंधित सूचनाएं उपलब्ध होती है, जिनका एकत्रण करके विश्लेषण करके वो फोरकास्टिंग करते हैं और उनकी जो फोरकास्टिंग है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हद तक सही होती है। हाँ, आगे हम बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो एक्सपेक्टेशंस की जाए वो सही ही हो। यहाँ देखिएगा, उपभोक्ता और फर्मों के पूर्णतः दूरदर्शी होने या उनकी प्रत्याशा हमेशा सही होने को प्रकट नहीं करता। हम दूरदर्शिता की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशंस सही होगी, लेकिन सही होने के चांसेस, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। एजेंट क्या करते हैं कि जो पहले की त्रुटियां हैं उन पर विचार करेंगे, पहले क्या गलतियां रही। एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या कहा गया है कि जो इकोनॉमिक एजेंट है वो बार बार जो अपनी एरर्स होती है, जो गलतियां होती हैं, उनको रिपीट करते हैं। लेकिन रेशनल एक्सपेक्टेशन कहता है कि जो पहले गलती हुई उस पर विचार करके उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वो उस तरीके से व्यवहार करता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी हद तक सही हो और वापस उसमें गलती होने के चांस न रहें। तो रेटेक्स में क्या बताया कि पुनरावृत्ति है रिक्यूरिंग नहीं होगी, वापस रिपीट नहीं होगी गलती, लेकिन एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन में कहा गया है कि गलती रिपीट करते हैं। रेटेक्स हाइपोथेसिस की बात करें तो ये आर्थिक पॉलिसी जो नीतियों की बात करें तो मौद्रिक और राजकोषीय नीति और आय संबंधी नीतियों पर लागू होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो रेटेक्स एंड फिलिप्स कर्व और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पे इसके इफेक्शन को
देखते हुए या क्या इफेक्शन होते हैं उस पर बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।